लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे लेजेंड एक ऐसे फंड मैनेजर जिनके फंड्स ने ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमेशा अपने बेंचमार्क को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है। आज के हमारे लेजेंड होने वाले हैं विनीत सांबरे सर फ्रॉम डीएसपी म्यूचुअल फंड्स। आज हम डिस्कशन करेंगे कि आने वाले समय में मार्केट के ट्रिगर्स क्या होंगे, वैल्यूएशंस क्या है आज के दिन मार्केट में, उसी के साथ साथ क्या है इंपैक्ट यूएस यील्ड्स का, यूएस मार्केट का इंडियन मार्केट में। एक एक पॉइंट आप जो समझना चाहते हैं आज के दिन मार्केट से रिलेटेड हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसमें विनीत सर हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, जैसे कि मेटल्स, केमिकल्स, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी भी हर एक सेक्टर के ऊपर आउटलुक लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फार्मा हो, सीमेंट हो या फिर हो एफएमसीजी, डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले विनीत सर का स्वागत करते हैं और आज के इस शो को शुरुआत करते हैं। विनीत सर, सबसे पहले आपका इन्वेस्ट आज for कल की फैमिली में स्वागत है, वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच अनंत, वेरी नाइस टू बी हियर। आज बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके। सो स्वीट ऑफ यू सर। सर, तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी चल रहा है, हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है कि आने वाले समय में मार्केट के ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं सर। सो अनंत, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक all the investors and now many more, because we have seen अभी क्या है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गई है पिछले 1-1.5 साल में। जब से मोस्टली सबके एक्टिविटीज बंद हुए हैं, आई थिंक इक्विटी मार्केट चालू थी तो सबने सोचा ये बहुत अच्छा जरिया है पैसे कमाने का, और बढ़िया बात यह है कि सब लोग पैसा कमा भी रहे हैं। सो आई थिंक इट इज अ वेरी हैप्पी सिचुएशन राइट नाउ फॉर पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी। कई लोगों के अगर मेन बिजनेसेस में से इनकम का जरिया कम हुआ है तो लोगों ने यहाँ से अपना कैपिटल बेस और रिटर्न्स बढ़ाया है। सो इन अ वे इट हैज हेल्प्ड पीपल, बट आई थिंक इसमें सोचने वाली बात यह है, बिकॉज हम लोग लास्ट 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हु हैव जॉइंड, वो नंबर एक्चुअली मोर देन डबल हो गया है। तो हमको we have to be cognizant that there are many new investors who have joined the party now, and most of them do not understand the cycles of the market. So I think this question from that perspective actually has a good amount of importance कि मार्केट के आगे क्या क्या ट्रिगर्स है और हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं 1 साल पीछे जाना चाहता हूँ सारे इन्वेस्टर्स के लिए, टू जस्ट गिव देम सम पर्सपेक्टिव कि हम लोग मार्केट को कैसे देख रहे थे और हुआ क्या है। सो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट में जो हुआ है वो ना तो कोई फोरकास्टेबल था और ना कोई फोरकास्ट कर पाया है, और आई थिंक आगे भी यही होगा। सो आई थिंक बिगर चेंजेस जब भी मार्केट में हुए हैं तो आई थिंक इट हैज स्किप्ड मोस्ट फोरकास्ट। मोस्ट पीपल ट्राई टू इंक्रीमेंटली फोरकास्ट की अर्निंग्स इतने बढ़ेंगे, ये इवेंट होगा तो ऐसा लगता है मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आएगा। बट बहुत सारे बड़े चेंजेस जो हमने देखे हैं वो जनरली स्किप हो जाते हैं, बिकॉज दीज इवेंट्स कम एट अ फ्लैश एंड दे यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दीज इवेंट्स। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इक्विटी मार्केट्स में इस तरह के जो इवेंट्स है, अननोन इवेंट्स, अननोन फैक्टर्स, वो हमेशा ही आएंगे। नोन फैक्टर्स की हम बात कर सकते हैं, बट अननोन का जो एक फैक्टर है वो सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आज अननोन फैक्टर ने लास्ट मार्च में मार्केट नीचे ले गई और अननोन फैक्टर उसको ऊपर भी ले गई। उसी तरह से आगे भी कई सारे अननोन फैक्टर्स आ सकते हैं, व्हिच वन हैज टू कीप इन माइंड व्हाइल वी आर एट द हाई एंड ऑफ द वैल्यूएशंस। सेकेंडली, अगर हम पिछले 1 साल की मार्केट का मूव देखें, सो 1.5 साल का, फ्रॉम द लोज ऑफ मार्च 2020 ऑलमोस्ट निफ्टी ने मोर देन डबल का रिटर्न दे दिया है। अब इस 100% को अगर हम ब्रेक करते हैं कि इसमें कैसे ये रिटर्न आई है, तो लगभग अर्निंग्स ग्रोथ लगभग 30 से 35% है। और जो पी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मार्केट का वैल्यूएशन नॉर्म होता है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। price to earnings into the earnings basically gives you the market price of the any company or any market. So if you look at the PE ratio, if you go back 1.5 year and then अगर आप देखें कि 1 साल फॉरवर्ड का क्या PE था, तो
FY21 के जो EPS एस्टिमेट्स थे, जो EPS आए हैं, वो 540-550 के आसपास आए हैं। उस पे हम लोग लगभग 8,000 पे जो लो पे आ गए थे, तो 15 टाइम्स पे हम ट्रेड कर रहे थे। अब हम 720-30 रुपीस का EPS एस्टिमेट है FY23 का, उस पे हम 17,000 पे हैं, तो अब हमारा P हो गया है लगभग 23 या 24 टाइम्स मार्केट का। So PE expansion 15 to 24 is almost 60-65% increase. So please understand market की earnings growth 35% और market की PE expansion 60-65%. Now what we can forecast is the earnings, which also has lot of loose ends. But anyways, if we assume कि market keeps growing at 15-20% over the next foreseeable, the earnings keeps growing at 15-20%. What will happen to the PE is going to be the very important. Now, PE का factor को हम and for the market factors, I want to break down the PE into few factors. One, PE expansion happens because overall economic growth is better, तो लोग बाग को confidence ज़्यादा आता है, growth की longevity बढ़ जाती है, तो हम उसको ज़्यादा PE assign कर सकते हैं. तो some PE expansion is valid. Some PE expansion has happened because of liquidity. Globally, सारी दुनिया में पैसे इजीली अवेलेबल थे लोगों के पास और लिक्विडिटी खूब बढ़ गई है. उस सिलसिले में ऐसा हुआ है कि the PE has people are investing more money in equity, and that has led to the PE expansion. PE expansion because of liquidity is something which we have to be careful about going forward. So I would say now, after understanding this breakdown, what one needs to think about future में how is the earnings and PE going to shape up. I think in terms of earnings over the next 4-5 years we are getting good confidence कि economy revival की तरफ है, earnings grow होंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि equity में overall sentiments ठीक रहने चाहिए, क्योंकि जब growth आती रहती है तो लोगों को उसके अंदर returns धीरे-धीरे आ ही जाते हैं. जो लोगों को केयरफुल रहना चाहिए वो है वैल्यूएशंस. क्या 24 टाइम्स मल्टीपल से हम और आगे एक्सपांड कर सकते हैं? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. पी से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना, पी का एक्सपेंशन होकर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की एक्सपेक्टेशन रहेगा, और उसकी मैं 2-3 वजह बताना चाहूंगा. लिक्विडिटी इज समथिंग विच वी ऑल नो दैट ग्लोबली पीपल, अभी हम लोग यूएस में लिक्विडिटी कम होने की बात चल रही है. दूसरी बात ये है कि अगले 6 महीने में थोड़ा जो अपनी ग्रोथ भी आई है उसका एक एसिड टेस्ट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद लोगों के पास सेविंग्स थी, लोगों ने बहुत स्पेंड नहीं किया था, तो उन्होंने खूब सारा जाके स्पेंड कर दिया. तो लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर बहुत अच्छा था, तो हमारा एक ऑलरेडी हाई बेस हो चुका है. दूसरी बात, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन से हम लोग नहीं जूझ रहे थे, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर था. अब इस साल क्या होगा कि बाय द टाइम यू अप्रोच अक्टूबर एंड दिसंबर, यू आर सिटिंग ऑन हाई बेस, यू आर सिटिंग ऑन इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो सकती है. और ये सारी चीजें मिल रही हैं आके उसी वक्त. ये यूएस क्या करेगी, टेपरिंग होगा, सेंटिमेंट्स चेंज होंगे, तो जो लिक्विडिटी और सेंटिमेंट्स के कारण पी एक्सपेंशन हुआ है, हो सकता है वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाए. तो मुझे ऐसा लगता है कि नियर टर्म में पी समथिंग विच कैन कॉज सम बिट ऑफ bit of that negative sentiment, so to say, and hence market से in the short term returns expect करना मेरे हिसाब से is not a great idea, but long term picture is looking very good for us, because as economies expand, as overall growth keeps coming back, these factors will also normalize, inflation will normalize, people will get adjusted to the new norms, and I think overall equity will be a good asset class to generate return with a long term view. So I would say at this juncture the new investor should understand that, and also the existing investor, that the expectation अपनी रीजनेबल बनाए रखे इक्विटी से शॉर्ट टर्म में, और अब यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बिग पिक्चर 4-5 इयर्स का पिक्चर लेके इन्वेस्ट करना जरूरी है. सो टू योर क्वेश्चन, आई थिंक आई गिव अ लॉन्ग आंसर, बट टू समराइज आपके जो क्वेश्चन का मैं समराइज करना चाहूंगा कि जो फैक्टर्स ध्यान देने जैसे हैं वो है अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है नियर टर्म में,
that is very important. We have confidence on the 3-4 years picture, and उसकी भी हम बातें करेंगे यदि आपने उसका सवाल पूछा तो. And the other thing is the global factors, जिसमें ये US liquidity tapering की जो बातें चल रही, जिसको हम कहते हैं कि वो कम करने वाले हैं, वो और inflation, I think these are the important things to watch out for as far as the factors are concerned. सर इसमें दो छोटे से क्वेश्चन है मेरे पर्सनली. सर सबसे पहले अगर पी एक्सपेंशन की बात करें, हिस्टोरिकली हमने कई बार देखा है कि इवन 100% से लेके 150% तक भी एक्सपैंड हो जाता है, स्पेशली इन बुल मार्केट. तो इस पे आपका क्या आउटलुक है? सेकंड, जो यूएस की टेपरिंग की बात हुई है, यूएस का स्टेटमेंट ये रिसेंटली ये था कि 2023 तक वो कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बाद भी करेंगे तो फेज मैनर पे करेंगे. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का तो इंपैक्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म पिक्चर जो आप कहना चाह रहे थे, दोनों पे इसका क्या इंपैक्ट होगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं, so see, which is what I told, जो बड़ा से बड़ा मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर हो या मार्केट पंडित हो, ये प्रेडिक्ट कर पाना कि क्या पी पे एंड होगा और क्या पी पे जाके पीक आउट होगा, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच नोबडी हैज अंडर कंट्रोल. सो आई ऑलवेज कीप सेइंग, you just keep buying good businesses and good companies and let the market do to the PE what they want to do. मतलब PE को मार्केट पे छोड़ दीजिए, अच्छी कंपनी आप लेके बैठिए, जब तक वो ग्रोथ देती रहेगी आपका PE एक्सपांड होता रहेगा. तो आप सही कह रहे हैं आनंद. हमने देखा है कि कई कंपनीज में पीज की आज के दिन में कोई वैल्यू रही नहीं है. मतलब वो अगर अच्छा कर रही हैं तो इन्वेस्टर्स रेडी हैं उनमें पैसा डालने के लिए, पी को इग्नोर कर रहे हैं, और स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि अनचार्टर्ड टेरिटरी जो हम कह सकते हैं उसमें चली गई है इन टर्म्स ऑफ पी. सो आई थिंक आई विल एग्री विथ यू, पी के ऊपर कोई भी एक नंबर लेना या उसके ऊपर कमेंट कर पाना मुश्किल है, बट आई वुड ओनली से दैट हाई पी कैन बी सस्टेनेबल इफ द विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ. मतलब आज अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इकोनॉमी ग्रो होगी, कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो होगा, उस मेरे एजम्पशन में यदि कोई डेंट आ गई या कोई दूसरा इम्पैक्ट आ गया, तो मैं कहूंगा कि पी पे इम्पैक्ट हो सकता है. नहीं आया तो हो सकता है पी सस्टेन हो जाए. तो विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट ऑन योर यूएस टेपरिंग, सो यू नो ब्रॉडली लेट मी टेल यू दैट ये जो सब टेपरिंग की बातें हैं, ये जैसे आप सब लोग और इन्वेस्टर हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, तो मैं भी न्यूज पढ़ रहा हूँ और उसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं. बट मेरा एक यू नो जो पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में, जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, और somehow I have started feeling कि bad news is good news in a way. जब तक इकोनॉमी खराब कर रही है, इक्विटी के लिए अच्छा हो रहा है क्योंकि लिक्विडिटी मिलती जा रही है और लोग इक्विटी में से पैसा बना रहे हैं, तो वो बैड न्यूज इज बिकमिंग गुड न्यूज. जिस दिन गुड न्यूज आ गई, जिस दिन इकोनॉमीज रिवाइव करने लग जाएंगी, तो टेपरिंग हो जाएगा और फिर सडनली लोग डर जाएंगे कि इक्विटी में पैसा कैसे आएगा. सो आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज दैट थोड़ा सा ये it's not a best outcomes, but let me try to expand this positioning again. अभी you know ये जो एक्चुअली इजी लिक्विडिटी की पॉलिसी हमने लीमन क्राइसिस से देखी है कि 2008 से, बिकॉज यूएस वांटेड टू safeguard their large financial institutions, and what was happening, I think in their best interest they started giving liquidity out to the people. तो वो आई थिंक स्ट्रैटेजी सही भी है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जब भी टेपरिंग की बात होती है, जब भी पुल आउट की बात होती है, इकोनॉमी सस्टेन करने के पोजीशन में है नहीं, ग्रोथ स्लैक होने लग जाती है, लोग बाग सेंटिमेंट्स खराब हो जाते हैं, तो फिर से इनको आना पड़ता है कि नहीं चलो फिर डोज ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे. तो मेरा ऐसा मानना है, यू आर राइट, कि टेपरिंग की बात हो रही है, दे वांट टू टेपर बिकॉज अभी यूएस की जो बैलेंस शीट है वो 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. मतलब कितना बड़ा बैलेंस शीट ग्रोथ हो चुकी है. तो ये करना तो है, लेकिन ये क्या है कि जब भी करने जाएंगे तो ये दिक्कत तो इनके आएगी, और उस चक्कर में ऐसा होगा कि ये लोगों को फिर से या तो थोड़ा सा मॉडरेट करना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा कि थोड़ा पुश बिहाइंड कर रहे हैं, सो दैट दे डोंट हर्ट द सेंटिमेंट. आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दे वांट टू डू इज नॉट हर्ट द सेंटिमेंट. I would say when this will change is yadi US, the plans which they have for the infrastructure creation, the productive asset creation, if they start executing that, that is the time when productive growth will come, economy will take care of itself, and you will not require dose of liquidity, and that's where your I think normalization of business, normalization of sentiments will be there, and you won't require
liquidity support always. So I think that would be my thought process. ब्यूटीफुली कोटेड सर. सर इसमें हम लोग बार बार यूएस यील्ड्स की बात कर रहे हैं सर, इसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होता है सर, वो भी एक बार समझाइए ना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने टेपरिंग की बात कर ली, यूएस यील्ड के इम्पैक्ट की बात कर ली, पर इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में क्यों और कैसे हो रहा है? एक्चुअली ये सारा जो ये सारे लिंक्ड है, यूएस लिक्विडिटी, यूएस यील्ड्स. सो आई थिंक हम लोग एज फार एज यील्ड्स आर कंसर्न, एक बात तो है कि हम लोग बॉटम पे पहुंच चुके हैं ग्लोबली. यदि हम देखें तो मतलब वी आर एट द बॉटम रेंज ऑफ द यील्ड्स. अब दूसरी बात है कि रियल यील्ड्स जो है वो नेगेटिव हो चुके हैं, मतलब इन्फ्लेशन आपकी यील्ड से ज्यादा हो चुकी है. तो इससे क्या होता है कि इट बेसिकली जनरल पब्लिक को हर्ट करता है जब रियल रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करने के बाद फिक्स्ड इनकम में रिटर्न नहीं आती जो वो अपने इन्फ्लेशन का टेक केयर कर पाए. सो दैट पुट्स प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट्स. अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट्स यदि ऊपर जाते हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप व्हेन इकोनॉमीज स्टार्ट इंप्रूविंग एंड देयर इज सम बिट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसको हम कहेंगे कि ऑर्डरली इन्फ्लेशन है. और इकोनॉमीज चल रही है तो शायद थोड़ा इन्फ्लेशन भी होगा, और सब लोग पैसा खर्चा करेंगे, क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे. तो आई थिंक दैट्स द फेज व्हिच इज स्टिल ओके. वहां पे ऐसा नहीं होगा कि बहुत सडनली पीपल विल रिएक्ट एंड पीपल विल बिकम नेगेटिव. आई डोंट थिंक सो. व्हेन इन्फ्लेशन गोज आउट ऑफ कंट्रोल, अगर इन्फ्लेशन बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम और हाइपर ग्रोथ तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर ग्रोथ और सप्लाई कंस्ट्रेंट, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ती गई और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ गए, उनको रिवर्स स्ट्रेटेजी में ले जाने पड़ गए, तब होता ये है कि बिटवीन इक्विटी अट्रैक्टिवनेस एंड बॉन्ड अट्रैक्टिवनेस, जिसको हम यील्ड बोलते हैं, कि फिक्स्ड इनकम में मुझे एक्स यील्ड मिल रही है, बॉन्ड में मुझे एक्स यील्ड मिल रही है, जब ये अट्रैक्टिवनेस रिवर्स होने लग जाता है तो पैसा रिवर्स हो जाता है. तब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फिक्स्ड इनकम का अट्रैक्टिवनेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है. और अगर इक्विटी का जो यील्ड है, जिसको हम पीई का इनवर्स बोल सकते हैं, अगर हम पीई को इनवर्स करते हैं तो इक्विटी की यील्ड आ जाती है. तो आज जैसे इक्विटी की यील्ड 4% है 24 या 25 पी पे, और अपने यहाँ पे बॉन्ड यील्ड 6% पे है, तो 2% का गैप है. तो और एक्चुअली हिस्ट्री में देखा ये गया है कि 2% के ऊपर जब गैप जाती है तो नेक्स्ट 1 ईयर का इक्विटी का रिटर्न कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज अट्रैक्टिवनेस ऑफ द अदर एसेट क्लास बिकम्स बेटर. So why this is important is that as interest rate starts going up, then that creates lesser attractiveness for equities, and that is where risk off की जो बात करते हैं हम कि रिस्क ऑफ हो जाएगा, और उसमें इमर्जिंग मार्केट्स ओवरऑल सेंटिमेंट्स खराब हो जाएंगे. इमर्जिंग मार्केट से पैसा सेफ्टी यूएस फिक्स्ड इनकम में जाएगा, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि whenever the US yields start decisively going up, that will create that kind of a risk of sentiment. Money may move from emerging markets to US, and that is where equity के लिए वो negative रहेगा. ऐसे that is the overall thought process. सर फिर वैल्यूएशन में आज के दिन हम लोग स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं? हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि हमारे इधर अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, मार्केट की वैल्यूएशंस में इम्पैक्ट पड़ रहा है, यील्ड्स बढ़ रही है, तो मार्केट से निकल के पैसा यूएस मार्केट्स में चल जाएगा, यूएस का पैसा थोड़ा निकल जाएगा. तो आज के दिन हम इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में खड़े कहाँ पे है वैल्यूएशंस के? So valuations में actually I can show one chart. See, basically, if you look at the valuation chart, there are two charts here, one table. On the right hand side, ये जो है ये निफ्टी के वैल्यूएशंस कैप्चर्ड हैं साल 2000 से, और ये अभी तक के वैल्यूएशंस हैं, और ये 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस के हिसाब से वैल्यूएशन कैलकुलेट किए हैं. मतलब जो भी साल लिया है उसके 1 ईयर फॉरवर्ड की क्या अर्निंग्स थी और मार्केट की क्या लेवल थी, उसके हिसाब से ये प्राइस टू अर्निंग्स चार्ट बनाया है. अब यदि हम देखें तो 2008 में जब पीक हुआ था तब मार्केट
की वो पोजीशन थी जो उसके मीन जो लेवल है उसके ऊपर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के भी अबव चली गई थी। उसके बाद हमने 2018-17 के बुल रन में देखा और अब हम देख रहे हैं कि ये मार्केट वैल्यूएशन जो है हाई पे आ चुकी है। इन द लास्ट 20-21 साल का ये डेटा है। दूसरा ये डेटा लेफ्ट साइड में बॉटम पे जो चार्ट है इसमें यदि हम देखें तो ये इक्विटी की अर्निंग्स यील्ड है जो डार्क रेड कलर में है, वो 5 के नीचे 4.5 के आसपास है, जो कि पीई का मैंने बताया जो रिवर्स होता है वो है, और जो 10 ईयर जीसेक है वो आज हमारा 6.10 6.20 के आसपास है। तो हमारा ये जो गैप है ये 2 के आसपास है, और राइट हैंड साइड में नीचे हम यदि गौर करें तो गैप जब ऐसा होता है तो निफ्टी का रिटर्न ऑलमोस्ट नील के बराबर हो जाता है। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द वैल्यूएशंस। I will close the sharing here, Anant, and then I will share my thought. So if we look at the valuations right now, as shown in the chart, we are definitely at the higher end of the valuation curve. And so I think to your question whether ये valuations पे हमें क्या करना चाहिए, I think the only my point is that valuations are high and hence most important is going to be the growth visibility यदि रही, high valuation sustain हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना मार्केट से at these levels, one should slightly temper down the expectation. 4-5 साल में रिटर्न्स अच्छे बनेंगे मार्केट में से बिकॉज ग्रोथ की विजिबिलिटी बेटर है, बट नियर टर्म आई थिंक माय ओनली guidance will be that looking at the valuations where we should have reasonable expectations from the markets. सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पिछले 1 साल में क्या है, हमने 100% रिटर्न देख लिए है, खुद के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी 100, 125, 150% रिटर्न देख लिया है, तो हमें लगता है कि यही चलेगा, पर ऐसा नहीं होगा। ऑल ट्रीज विल नॉट ग्रो टू स्काई, कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा, इसलिए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है। सर यहाँ पे हमने मार्केट की वैल्यूएशन की बात करी, अगर हम डिफरेंट कैप्स की बात करें, चाहे वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, वहां पे किस तरीके से वैल्यूएशन को आप देख रहे हैं? ओके, आई विल अगेन शो वन चार्ट व्हिच आई हैव। तो यहाँ हमने इसमें 2 चार्ट बनाए हैं, एक है मिड कैप का चार्ट, एनएससी मिड कैप इंडेक्स, राइट साइड में है बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स। अभी हम यदि इन पे गौर करें तो हमने इन इंडेक्स को निफ्टी के साथ कंपैरिजन के हिसाब से इसकी वैल्यूएशंस का हिस्ट्री या ट्रेंड लाइन बनाई है। स्मॉल कैप में भी निफ्टी के मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन बनाई है। अब हमने इसमें दूसरी बात ये की है कि हमने इसको प्राइस टू बुक मल्टीपल पे देखा है, क्योंकि जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप में अर्निंग्स की वेरिएबिलिटी इतनी होती है कि पी पे देखना थोड़ा सा may not be the right way, तो प्राइस टू बुक is a right measure. तो मिड कैप प्राइस टू बुक अपॉन निफ्टी प्राइस टू बुक, ये रेशो हमने लिया है, और अभी ये रेशो को हम गौर करें 2005 से तो हाई में ये 1 टाइम्स तक गया है, मतलब निफ्टी मिड कैप का प्राइस टू बुक गोइंग टू इक्वल टू निफ्टी मिड कैप का प्राइस टू बुक गोइंग इक्वल टू निफ्टी प्राइस टू बुक। लो में 0.53 रहा है समवेयर इन 2013 2008 के फॉल के बाद, एंड नाउ we have crossed the average of the last 16 years, और आज हम 0.85 या थोड़ा सा और ऊपर आ गए होंगे। ये जुलाई का रेशो है, जुलाई तक का डेटा है, 0.85 0.9। तो हम लोग तकरीबन मिड कैप में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहें हिस्टोरिक नॉर्म्स के हिसाब से तो थोड़ी कम होती जा रही है। पर्सनली मिड कैप्स में व्हेन वी आर लुकिंग एट स्टॉक्स, the number of ideas जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइडियाज हैं, there are reasonably priced ideas which we are investing, but वो नंबर धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है। Now coming to the small caps, if we look at the valuation zone, same period, आप देखेंगे कि ये जो रेशो है 0.8 का मैक्स था, 0.3 का लो था, करंट हम लोग ऑलमोस्ट 0.8 जो मैक्स लेवल है उस पे आ चुके हैं।
So I would say that for the small caps and mid caps also, small caps में थोड़ा euphoria ज़्यादा है क्योंकि we all know there is a good amount of retail participation है और उस सिलसिले में stocks कई सारे ऊपर के levels पे trade कर रहे हैं. Mid cap में as I said थोड़ी room बची है. Small cap में भी room बची है. लेकिन I would say valuations पे one has to be a bit careful.